पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है। अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं। आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं, इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका यह कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है। Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very big operation, and what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से 4 साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता। आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मोज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए, जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है। तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है, तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है
और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है और यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है। अभी इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे, जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता। दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए। यह सवाल पिछले साल इजरायल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इजरायल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच 2 और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई। अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है, लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया, जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं। ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है। अब यह तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला
और इससे $1 लाख से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं, वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और यह दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां यह भी सोचिए, अमेरिका में यह हो क्या रहा है।